हेलो स्टूडेंट, आई एम के त्यागी। और जैसा तुम्हें याद होगा, लास्ट टॉपिक में हमने बात की थी द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और आज हम बात करने वाले हैं द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए, जैसा तुम्हें याद है, द्विध्रुव क्या होता है? वह निकाय जिसमें दो समान परिमाण के परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश, दोनों ओर देखिए, इधर भी क्यू आवेश है, इधर भी क्यू आवेश है, इधर नेगेटिव चार्जड है, इधर पॉजिटिव है। दैट मीन्स दोनों का परिमाण समान में विपरीत प्रकृति के हैं। तो द्विध्रुव आघूर्ण की तुम्हें द्विध्रुव की डेफिनेशन याद ही होगी। जब समान परिमाण में विपरीत प्रकृति के दो आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर, जैसे ये 2a, इन दोनों के बीच की दूरी 2a हो गई, रख दिए जाते हैं, तो इस प्रकार की स्थिति को इस प्रकार के निकाय को हम द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। अब पिछले टॉपिक में मैंने बताया था, इसके कारण दो स्थितियों में हम विद्युत क्षेत्र ज्ञात कर लिया करते हैं। एक तो अगर हम दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा को आगे बढ़ा देते हैं तो उसको अक्षीय स्थिति बोला जाता है। और दोनों आवेशों के बीच के मध्य बिंदु से होकर जाने वाली व दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के लंबवत रेखा, यानी कि मैं इस रेखा की बात कर रहा हूँ, ऐसे इस रेखा पर स्थित किसी भी बिंदु पर अगर हम विद्युत क्षेत्र ज्ञात करते हैं तो उसको बोला जाता है निरक्षीय स्थिति। तो आज हम इसी द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने वाले हैं। तो ये करने के लिए पहले हम एक द्विध्रुव आघूर्ण की कल्पना करते हैं। माना बिंदु ए पर माइनस क्यू आवेश तथा बिंदु बी पर प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2a है। हम दोनों आवेशों के मध्य बिंदु O से x दूरी पर स्थित एक अन्य बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो देखिए, माइनस q आवेश के कारण बिंदु P पर कुछ विद्युत क्षेत्र होगा और इसी प्रकार प्लस q आवेश के कारण भी बिंदु P पर कुछ विद्युत क्षेत्र होगा। तो ज़रा देखिए, बिंदु A पर स्थित माइनस q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र माइनस q आवेश के कारण बिंदु P पर। तो विद्युत क्षेत्र का तुम्हें फॉर्मूला याद ही होगा, हम कई बार यूज़ कर चुके हैं। E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R²। तो आवेश तो वो होता है जिसकी वजह से हम विद्युत क्षेत्र देखते हैं, और R वो दूरी होती है जहाँ पर हम विद्युत क्षेत्र देखते हैं। तो देखिए, आवेश कितना है यहाँ? -Q। मैंने Q ही लिखा है। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हम विद्युत क्षेत्र ज्ञात कर रहे हैं और विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है। सदिश राशियों में नेगेटिव या पॉजिटिव डायरेक्शन को बताया करते हैं। तो जब भी हम सदिश राशियों के क्वेश्चन करते हैं तो चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, हम उसको पॉजिटिव ही लिखेंगे, क्योंकि मैंने यहाँ वेक्टर नहीं लगाया है। ओके, क्योंकि मैं परिमाण की बात कर रहा हूँ। तो आवेश कितना हो गया? Q। अच्छा, R होती है दोनों के बीच की दूरी, तो दूरी कितनी है? AP। मैंने लिख दिया है इसको AP² फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। अब ज़रा चित्र अनुसार देखो, ये इस त्रिभुज पर ध्यान दीजिए, AOP। तो त्रिभुज AOP में आप क्या देख रहे हो? AP कर्ण है, तो कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो कर्ण कितना हो गया? AP²। आधार कितना हो गया? AO। और AO कितना हो जाएगा? A हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 2a है, तो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा A। तो देखिए, AP² = A² प्लस लंब स्क्वायर, यानी कि OP। और OP² और OP कितना है? X। तो मैं क्या कह सकता हूँ? AP² = A² प्लस X²। तो यहाँ AP² था, AP² की वैल्यू इस इक्वेशन में AP² की वैल्यू रख देते हैं। तो EPA = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/A² प्लस X²। अब ज़रा ध्यान देखो, अगर हम इसकी दिशा की बात करते हैं तो मैंने लास्ट टॉपिक में भी तुम्हें बताया था डायरेक्शन का कैसे पता लगाते हैं। जब यहाँ तुम एक पॉजिटिव चार्ज रखोगे, पॉजिटिव, और ये कैसा है? नेगेटिव, तो ये नेगेटिव उसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, बुलाएगा, आकर्षित करेगा, तो वो P से A की ओर जाएगा। तो इसीलिए बिंदु P पर -Q आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी, जिसको हम EPA से प्रदर्शित कर रहे हैं, यहाँ EPA में E क्या है? विद्युत क्षेत्र। P क्या है? P पर विद्युत क्षेत्र। A क्या है? बिंदु A पर उपस्थित आवेश के कारण। तो इसकी दिशा कैसी हो जाएगी? P से A की ओर। देखिए, यहाँ लिखा है दिशा कैसी है? P से A की ओर। अब इसी प्रकार हम प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर अब हम प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की बात करेंगे।
तो जरा डायग्राम को देखो। अब हमें क्या करना है, बिंदु बी पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र, यानी कि प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र। देखिए तो बिंदु पी पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ऊपर हम वो आवेश लेते हैं जिसकी वजह से विद्युत क्षेत्र देखते हैं, और विद्युत क्षेत्र किसकी वजह से देख रहे हो आप, क्यू आवेश की वजह से, तो वहाँ क्यू ही लिखा जाएगा। और दूरी इनके बीच की कितनी है, पी बी, और तुम्हें पता है पी बी और पी ए दोनों सेम हैं, और पी ए कितना है, ए स्क्वायर, पी ए का स्क्वायर कितना है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार पी बी का स्क्वायर भी कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, जैसे हमने अभी किया था। तो ये कितना हो जाएगा, 1 ई पी बी, यानी कि बिंदु पी पर बिंदु बी पर उपस्थित प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और इसकी दिशा देखते हैं कैसी होगी। अब देखिए, बिंदु पी पर प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र देखना है। अगर मैं यहाँ किसी परीक्षण आवेश को रखूँगा जो कि धनावेशित है और ये भी धनावेशित है, तो दोनों में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। तो प्रतिकर्षण के कारण यहाँ पर जो आवेश रखा होगा वो दूर जाएगा, यानी कि जिसकी दिशा कैसी होगी, बी से पी की ओर, यानी कि दूर जा रहा है, बी से पी की ओर। तो देखिए यही वो दिशा लिखी हुई है यहाँ पर, दिशा कैसी हो गई, बी से पी की ओर। अब हम बिंदु ए या बी की बात ना करके पूरे द्विध्रुव की बात करते हैं, तो द्विध्रुव के कारण बिंदु पी पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की बात करेंगे। अब इससे देखने के लिए हमें दोबारा एक बार डायग्राम पर आना होगा, ज़रा दोबारा देखिए। तो स्टूडेंट, अब जो मैं बात बताने जा रहा हूँ ये बहुत ध्यान से देखने की है। देखिए, एक विद्युत क्षेत्र ये है, दूसरा विद्युत क्षेत्र ये है। अगर ये एक दूसरे के अपोजिट होते तो हम इनको डायरेक्ट घटा देते, दोनों एक ही दिशा में होते तो डायरेक्ट जोड़ देते। अब दिक्कत क्या है, ना तो ये एक ही दिशा में है और ना ही ये विपरीत दिशा में है, तो हमें इनके घटक करने पड़ेंगे। तो मान लीजिए ये एंगल थीटा हो गया, ओके, ये भी थीटा होगा क्योंकि ए पी बी समबाहु त्रिभुज है, ओके, तो ये थीटा हो गया। अब ज़रा देखिए, मुझे विद्युत क्षेत्र ई पी बी के घटक करने हैं, तो एक अभी मैं दिखाता हूँ, देखो इसके घटक करके तुम्हें। अब देखिए, अगर ये एंगल थीटा है तो मैंने क्या किया है, बिंदु पी से रेखा ए बी के समांतर एक रेखा खींची है, ओके। अब ये जो रेखा देख रहे हो तुम, ये डैश डैश जो है, ये इस रेखा और इन दोनों रेखा के समान, दोनों ये रेखाएं समांतर हैं, और इन दोनों रेखाओं के लिए एक तिर्यक रेखा हो जाएगी, तो जिसमें ये एंगल और ये एंगल दोनों कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो इसीलिए अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। अब जब हम घटक करते हैं, कंपोनेंट करते हैं, हमें पता होता है जिधर थीटा होता है उधर कोस आया करता है, तो ये घटक हो जाएगा ई पी बी कोस थीटा। मैंने यहाँ साइन लिख दिया है गलती से, कोस है ये, तो ये कितना हो जाएगा, ई पी बी कोस थीटा, जिसको हम क्षैतिज घटक बोल लेंगे। और इसका दूसरा घटक जो होगा इसके लंबवत, ई पी बी साइन थीटा, जिसको हम ऊर्ध्वाधर घटक बोल लेंगे। तो मैं इसको दोबारा करेक्ट कर देता हूँ, ये है ई पी बी कोस थीटा, ओके। तो ई पी बी के दो घटक हो गए हैं, ऊर्ध्वाधर घटक ई पी बी साइन थीटा और क्षैतिज घटक ई पी बी साइन थीटा। अब इसी प्रकार हम ई पी ए के भी दो घटक करेंगे। तो देखिए, ई पी ए के हमने दो घटक किए हैं। अगर ये थीटा होगा तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, ये एंगल, ठीक है। और मुझे घटक किसके देखो यहाँ विद्युत क्षेत्र है, मुझे दो घटक करने हैं, एक इस दिशा में, एक इस दिशा में। अब चूंकि ये एंगल थीटा हो जाएगा, अब चूंकि ये एंगल थीटा हो गया है, तो इसका इस दिशा में जो घटक होगा उधर कोस आएगा, जिसको हम क्षैतिज घटक बोलेंगे। तो ये हो गया ई पी ए कोस थीटा, और इधर जो इसके लंबवत घटक होगा ई पी ए साइन थीटा, जिसको हम ऊर्ध्वाधर घटक बोलेंगे। तो जरा आप डायग्राम को देखिए, ई पी बी साइन थीटा, ई पी ए साइन थीटा, ध्यान से देखिए दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। और तुम्हें याद होगा ई पी बी, ये देखिए
ई पी बी की वैल्यू कितनी है 1/4πε0 Q/a² प्लस एक्स स्क्वायर। और इसी प्रकार ई पी बी की वैल्यू देख ली, ई पी ए की वैल्यू कितनी है 1/4πε0 Q/a² प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि दोनों परिमाण में समान हैं। तो ई पी बी और ई पी ए परिमाण में समान हैं और दिशा में विपरीत हैं, इसीलिए ई पी बी का ऊर्ध्वाधर घटक ई पी बी साइन थीटा और ई पी ए का ऊर्ध्वाधर घटक ई पी ए साइन थीटा एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। और हम क्या देख रहे हैं, ई पी बी का क्षैतिज घटक जिसको हम ई पी बी कोस थीटा बोल रहे हैं, ये भी इस दिशा में है, और ई पी ए का कोस क्षैतिज घटक ई पी ए कोस थीटा वो भी इस दिशा में है। तो ये दोनों घटक एक ही दिशा में होने की वजह से ये दोनों जुड़ जाएंगे। तो ध्यान देना, तो बिंदु P पर द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र कितना होगा, ई पी ए कोस थीटा और ई पी बी कोस थीटा, क्योंकि ये दोनों एक ही दिशा में है तो इनको डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। अब तुम्हें पता है ई पी ए की वैल्यू कितनी है 1/4πε0 Q/a² प्लस एक्स स्क्वायर कोस थीटा एज इट इज़, और ई पी बी की वैल्यू कितनी है वही 1/4πε0 Q/a² प्लस एक्स स्क्वायर कोस थीटा। अब हमें इस प्रॉब्लम को मैथमेटिकली इजीली सोल्व करना है। तो देखिए स्टूडेंट, हमने ये वैल्यू इनकी रख दी हैं, अब इसको सोल्व करके देखते हैं। 1/4πε0 Q/a² प्लस एक्स स्क्वायर, इधर भी है इधर भी है, कोस थीटा सब कुछ सेम है। तो इसको ये देखिए ये ट्वाइस हो गए, तो मैंने लिख दिया 2 1/4πε0 Q/a² एक्स स्क्वायर कोस थीटा, डन। अब बात आती है कोस थीटा क्या है। अब हम देखो दोबारा डायग्राम में जाते हैं। तुम जानते हो कोस बराबर क्या होता है, कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। आधार कितना है यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू जो कि है a, तो आधार कितना हो गया a अपॉन कर्ण कितना है, कर्ण है AP, और AP स्क्वायर की वैल्यू कितनी है a² प्लस एक्स स्क्वायर। तो AP की वैल्यू कितनी होगी, ये स्क्वायर इधर जाके रूट में चला जाएगा, तो AP की वैल्यू कितनी हो जाएगी a² प्लस एक्स स्क्वायर का रूट कोस थीटा। तो कोस थीटा की वैल्यू कितनी आई a/√a² प्लस एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू मैंने इधर रख दी। तो चित्र अनुसार कोस थीटा इज इक्वल टू a/√a² प्लस एक्स स्क्वायर। कोस थीटा की ये वैल्यू ऊपर वाली इक्वेशन में रख देते हैं, तो 2 × 1/4πε0 QA, देखिए ऐसा का ऐसा ही Q था, इसको ऐसा का ऐसा ही, और कोस थीटा की वैल्यू ये पूरी यहाँ रख दी है। अब ये यहाँ देखिए ये क्या है A, ये क्या है Q, ये क्या है 2, तो ये लिख दिया मैंने 2AQ अपॉन 4πε0। ये क्या है a² प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी क्या है a² प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन इसके ऊपर रूट है, और रूट का मतलब तुम जानते हो पावर होती है 1/2। तो इसके ऊपर पावर 1 है, इसके ऊपर है पावर 1/2, और 1 प्लस 1/2 होते हैं 3/2। तो क्योंकि आधार एक जैसे होते हैं तो घातें जुड़ जाती हैं। तो 2AQ अपॉन 4πε0 a² प्लस एक्स स्क्वायर पावर हो गई 3/2। अब तुम जानते हो 2AQ क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण, जैसा हमने पिछले कई बार पढ़ चुके हैं। 2AQ इज क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण, जिसको P से प्रदर्शित करते हैं। तो मैंने यहाँ लिख दिया है P, ओके, तो मैंने यहाँ लिख दिया है P, और ये हो गया 4πε0 a² प्लस एक्स स्क्वायर 3/2 पावर में ऐसा का ऐसा ही। अब देखिए इतना क्लियर हो गया, ये भी एक फॉर्मूला है, लेकिन हम अक्सर क्या देखते हैं, हम अक्सर देखते हैं कि ये यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू a है, ये जो a होता है ये a x की कंपेयर में, और x क्या होता है, x होता है परीक्षण बिंदु जहाँ पर हम विद्युत क्षेत्र ज्ञात क्या करते हैं। तो हमेशा a परीक्षण दूरी x की कंपेयर में की तुलना में बहुत कम होता है। तो कहने का मीनिंग मैं ये कह सकता हूँ कि a x की कंपेयर में हम a को नगण्य मान सकते हैं, x की कंपेयर में a को नगण्य मान सकते हैं। और जब तुम a को नगण्य मान लोगे यानी कि ये 0 हो जाएगा, और ये क्या है एक्स स्क्वायर, तो सिर्फ एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 बचेगी, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और बच जाएगी x की पावर क्यूब। तो स्टूडेंट
अगर मैं a को नगण्य मान लेता हूँ तो इसको हटा देंगे, तो ये x² की पावर 3/2, 2 से 2 के जैसे मैंने भी बताया, तो वैल्यू क्या बचेगी p/4πε0, p/4πε0 और यहाँ से x³ ये हो गया हमारा फाइनली रिजल्ट। तो ये क्या है, ये किसका आंसर है, ये है द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या है ये, द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। अब ज़रा ध्यान से कुछ बातें हैं, हमें वो ध्यान से देखनी है। यहाँ 2 बातें खास हो जाती हैं। पहली बात, तो वो खास बातें क्या हैं स्टूडेंट, ज़रा ध्यान दीजिए। द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या होती है, तो द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होती है माइनस आवेश से धनावेश की ओर, माइनस Q से प्लस Q की ओर, यानी कि ऐसे। ओके, अब कैसे, इधर से इधर। और जो हमारा परिणामी विद्युत क्षेत्र आया है उसकी दिशा कैसे है, इधर। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा ऐसे और द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा ऐसे। तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की दिशा तथा द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा एक दूसरे के विपरीत होती है। अर्थात द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र तथा द्विध्रुव आघूर्ण के मध्य 180 डिग्री का कोण होता है। दूसरी बात, एक बात क्लियर, दूसरी बात देखिए। दूसरी बात क्या है कि द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में उत्पन्न विद्युत क्षेत्र प्रेक्षण दूरी की घात 3 के व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्लियर। और तीसरी बात है, तो वो इम्पोर्टेंट बात ये है, हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र। तो द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला था 2p/4πε0 x³, और आज हमने निरक्षीय स्थिति में देखा है p/4πε0 x³। कहने का मीनिंग ये हुआ, द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र इज इक्वल टू 2 गुना द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र। क्योंकि अगर आप इधर इस इक्वेशन में दोनों और 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 × 2, जैसे इधर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इधर क्या जाएगा, ई अक्षीय। तो ई अक्षीय इज इक्वल टू 2 × ई निरक्षीय। तो स्टूडेंट, ये था आज हमारा द्विध्रुव के कारण अक्षीय तथा निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र। कोई प्रॉब्लम हो तो तुम कमेंट बॉक्स में जाके डिस्कस कर सकते हो। ओके, बाय।